दोस्तों बॉलीवुड दिन भर के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और भाई साहब, आज इस वीडियो में कुछ ऐसी जबरदस्त खबरें हैं जिनको सुनकर मजा ही आ जाएगा। आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा, आप मोर की तरह नाचने लगोगे। अक्षय कुमार की फिल्म हाउसफुल में तकरीबन आधा बॉलीवुड है। 4 तो लड़कियां हैं, नरगिस फाकरी, जैकलिन, सोनम बाजवा और एक और नई लड़की है। और लड़के तो इतने ज्यादा हैं कि भाई साहब काउंट करते करते थक जाओगे। अक्षय कुमार, रितेश, अभिषेक बच्चन, फरदीन खान, संजय दत्त, जैकी श्रॉफ, श्रेयस तलपड़े, रंजीत, चंकी पांडे, जॉनी लीवर वगैरह वगैरह वगैरह। और इस फिल्म में नाना पाटेकर भी है। पहले बताया जा रहा था कि अनिल कपूर और नाना दोनों हैं इस फिल्म में, लेकिन पोस्टर के सामने आने से पता चला है कि सिर्फ नाना पाटेकर ही है अकेला, अनिल कपूर नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस फिल्म में तकरीबन आधा बॉलीवुड है, ठीक उसी तरह जैसे कि सिंघम अगेन में था। इस फिल्म का आखिरी शूटिंग शेड्यूल मुंबई में चालू हो गया है। जैसे ही ये शेड्यूल खत्म होगा वैसे ही फिल्म भी खत्म हो जाएगी और ये फिल्म 2025 में रिलीज होगी। कहने का मतलब ये है कि 2025 में जो 5-6 बड़ी फिल्में रिलीज होने वाली हैं उनमें से एक ये है। साउथ फिल्मों की एक फेमस एक्ट्रेस है जिसका नाम है कीर्ति सुरेश। सुंदर लड़की है और इस लड़की ने वरुण धवन के साथ बेबी जॉन के लिए एक आइटम सॉन्ग किया है। बेबी जॉन का हीरो वही बटला वरुण धवन है जिसकी हाइट है 2.5 फीट 3 इंच, वजन है तकरीबन 50 किलो, छोटे छोटे हाथ है, छोटे छोटे पैर है, लेकिन भाई साहब उछल उछल कर डांस करता है, उछल उछल कर एक्शन करता है, क्योंकि ये लड़का अपने आप को स्टार मानता है। और स्टार मानने की वजह क्या है? स्टार मानने की वजह यह है कि इसका ऐसा मानना है कि अगर मैं डेविड धवन का बेटा हूं तो मैं खुद ब खुद एक बहुत बड़ा स्टार हूं। अरे भाई साहब, वरुण भाई क्यों मजाक करते हो यार। ये गाना नैन मटक्का देखने के बाद मैं ये कह सकता हूं कि इससे फिल्म को कोई फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि गाना इतना बढ़िया नहीं है। हाँ, कीर्ति बहुत सुंदर लग रही है, लेकिन वरुण धवन बटला उसके बराबर में हीरो लग ही नहीं रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे जबरदस्ती किसी लड़के को उठाकर कीर्ति के साथ डांस करने के लिए मजबूर किया है। मेरा ऐसा मानना है कि अगर कीर्ति को हिंदी फिल्मों में कुछ करना ही था तो किसी बड़े स्टार के साथ करती, शाहरुख खान, रणबीर कपूर वगैरह वगैरह के साथ। ये बटले वरुण धवन के साथ इस लड़की ने गाना क्यों किया है, मेरी समझ से बिल्कुल बाहर की बात। रामू की सीएम चंद्रबाबू नायडू से बिल्कुल नहीं बनती, तो रामू चंद्रबाबू नायडू के बारे में कुछ ना कुछ ट्वीट करता ही रहता है। कुछ दिनों पहले रामू ने कुछ ट्वीट्स किए थे और कुछ फोटो भी पोस्ट किए थे जो बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल थे, और उन्हीं ट्वीट्स और फोटोज को लेकर हैदराबाद पुलिस ने एक एफआईआर दर्ज की है राम गोपाल वर्मा के खिलाफ। और अब हैदराबाद पुलिस की 2 टीमें राम गोपाल वर्मा को ढूंढने की कोशिश कर रही है, लेकिन रामू हाथ नहीं आ रहा है। पुलिस का कहना यह है कि रामू ने अपना सेल फोन ऑफ कर लिया है, यही वजह है कि रामू का लोकेशन नहीं मिल रहा है। पुलिस का ऐसा भी मानना है कि शायद रामू एक बहुत बड़े फिल्म स्टार के फार्म हाउस में कहीं छुपा हुआ है। मैं आपको बता दूं कि ये कोई छोटा मोटा केस नहीं है, ये बहुत बड़ा केस है। उसकी वजह यह है कि रामू ने जो कुछ भी कहा है वो सीएम के बारे में कहा है, और चंद्रबाबू नायडू सीएम बने हैं बीजेपी के सहयोग से। यानी कि हैदराबाद में जो सरकार है वो बीजेपी प्लस चंद्रबाबू नायडू की है। तो यहां ऐसा भी नहीं है कि अगर राज्य सरकार रामू को सबक सिखाना चाहती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट रामू को बचा लेगी। तो जबकि चंद्रबाबू नायडू और बीजेपी की सहयोगी सरकार है हैदराबाद में, यही वजह है कि अगर चंद्रबाबू राम गोपाल वर्मा को सबक सिखाने पर आ गया है तो फिर मेरे ख्याल में बहुत मुश्किल हो जाएगी रामू के लिए, जमानत मिलना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं हमेशा कहता हूं कि किसी को भी 2 लोगों से कभी भी लड़ना नहीं चाहिए, एक पुलिस, दूसरा पॉलिटिशियन। अगर आप इनसे लड़ोगे तो आप कहीं ना कहीं फंस जाओगे, क्योंकि इन दोनों के ही पास बहुत ज्यादा पावर है और ये किसी भी पावर का मिसयूज कर सकते हैं। आप आम आदमी हो, आप पुलिस से नहीं लड़ सकते, आप पॉलिटिशियन से नहीं लड़ सकते, ये आप मान लीजिए। पुष्पा 2 का श्रीलीला का गाना रिलीज हो गया है और एकदम वाहियात किस्म का गाना है। श्रीलीला बहुत सुंदर है, बहुत ही जबरदस्त डांस भी करती है, लेकिन अगर गाना अच्छा नहीं है तो श्रीलीला क्या कर लेगी भाई? पब्लिक अगर एक गाने को देखेगी तो वो गाना बढ़िया है इस वजह से देखेगी। खाली एक्ट्रेस अच्छी है, सुंदर है, बढ़िया डांस करती है, इसकी वजह से एक वाहियात गाने को पब्लिक एंजॉय नहीं कर सकती। मैं आपको ये
भी बताना चाहूंगा कि पुष्पा 2 का जो ट्रेलर है वो भी बहुत बढ़िया नहीं है और अब जो गाना रिलीज हुआ है वो भी अच्छा नहीं है। तो मेरे ख्याल में पुष्पा 2 के लिए प्रॉब्लम्स चालू हो गई है। हालांकि मैं फिर ये आपको बता दूं कि ये फिल्म फ्लॉप नहीं हो सकती, लेकिन कितनी बड़ी हिट होनी चाहिए और कितनी बड़ी हिट होगी ये देखने वाली बात होगी। श्री लीला की बहुत बढ़िया फैन फॉलोइंग है। अगर ये गाना अच्छा होता तो इस गाने के अच्छे होने से फिल्म पुष्पा 2 को बहुत फायदा होता। जब से फिल्म एनिमल रिलीज हुई है तब से कोई ना कोई कंट्रोवर्सी इस फिल्म को लेकर होती ही रहती है। कोई ना कोई इस फिल्म को क्रिटिसाइज करता ही रहता है, कोई ना कोई इस फिल्म के बारे में कुछ ना कुछ कहता ही रहता है। आप सभी जानते हैं कि जावेद अख्तर ने भी इस फिल्म को क्रिटिसाइज किया था। कुछ दिनों पहले नाना पाटेकर ने भी इस फिल्म को क्रिटिसाइज किया था और भी बहुत सारे लोग इस फिल्म को क्रिटिसाइज कर चुके हैं। और जो इस फिल्म का प्रोड्यूसर डायरेक्टर है संदीप वांगा रेड्डी, वो उन सभी को जवाब देता आया है। वो हमेशा अपनी फिल्म को डिफेंड करता आया है। लेकिन अब प्रॉब्लम हो गई है संदीप के लिए, क्योंकि अब रणबीर कपूर ने खुद ही कह दिया है कि फिल्म एनिमल में जो रोल मैंने किया है उसको लेकर मेरी रिपुटेशन खराब हुई है। बहुत लोगों ने उस रोल को लेकर बहुत कुछ गलत कहा है मेरे बारे में। अब अगर रणबीर कपूर एनिमल में अपने रोल को लेकर खुश नहीं है तो फिर मैं ऐसा कह सकता हूं कि शायद रणबीर कपूर एनिमल 2 नहीं करेगा। और वैसे भी संदीप रेड्डी एनिमल 2 को शुरू करने वाला है 2028 में। तो 2028 में रणबीर कपूर इस फिल्म को करेगा या नहीं करेगा ये आज की तारीख में गारंटी से नहीं कहा जा सकता। लेकिन अगर रणबीर कपूर इस फिल्म को नहीं करेगा और संदीप वांगा रेड्डी फिर भी उस फिल्म को बनाना चाहेगा तो संदीप को कोई भी हीरो आराम से मिल जाएगा। ये तो आप सभी जानते हैं कि संगीतकार AR रहमान ने उनकी पत्नी सायरा से डिवोर्स ले लिया है और इन्होंने ये बात ऑफिशियल कर दी है। जैसे ही AR रहमान ने दुनिया को यह बताया कि उसने अपनी पत्नी से 29 साल के बाद डिवोर्स ले लिया है, वैसे ही मीडिया और पब्लिक ने AR रहमान की लाइफ के बारे में बात करना शुरू कर दिया था। बहुत सारे मीडिया वालों ने, बहुत सारे यूट्यूबर्स ने यह भी कहा कि AR रहमान की जो असिस्टेंट है उसकी वजह से AR रहमान ने डिवोर्स लिया है। क्योंकि कमाल की बात यह है कि जिस दिन AR रहमान ने अपनी पत्नी को डिवोर्स दिया उसी दिन AR रहमान की असिस्टेंट ने अपने पति को डिवोर्स दे दिया था। और जबकि इन दोनों ने एक ही दिन डिवोर्स ऐलान किया तो बहुत सारे लोगों को यही लगा कि शायद इन दोनों का चक्कर चल रहा है और यही वजह है कि अब ये दोनों फ्री हो गए हैं और कुछ दिनों के बाद शायद ये दोनों एक दूसरे के साथ शादी कर लेंगे। लेकिन मीडिया और पब्लिक की राय सुनने के बाद AR रहमान भड़क उठा। AR रहमान ने कहा कि मैं बहुत ही शरीफ आदमी हूं, बहुत ही नामचीन आदमी हूं, मेरे बारे में जो मीडिया बात कर रहा है वो नहीं की जा सकती, जो यूट्यूबर्स मेरे बारे में कह रहे हैं वो नहीं कह सकते। AR रहमान ने ऑफिशियली ये बात कही कि अगर कोई भी मेरे बारे में ऐसी बात करेगा तो मैं उस पर केस करूंगा। तो ये तो वही बात हो गई कि चट भी मेरी, पट भी मेरी, वकील भी मैं, जज भी मैं, मेरी मर्जी, मैं जो चाहूं वो करूंगा, जो चाहूं वो कहूंगा, कोई मेरे बारे में कुछ बात नहीं कर सकता। मिस्टर रहमान, बाकी लोगों का तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं तुमको ये बता दूं कि ये तुम्हारी जो धमकी है इसकी बत्ती बनाओ और पिछवाड़े में डाल लो, क्योंकि मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि तुम मुझे क्या धमकी देते हो। और मैं तुम्हें यह भी बता दूं कि तुम लीजेंड नहीं हो, तुम एक नंबर के घटिया इंसान हो। जो आदमी 29 साल के बाद अपनी पत्नी को डिवोर्स देगा वो एक घटिया आदमी ही हो सकता है, अच्छा इंसान ऐसा काम कभी कर नहीं सकता। दोस्तों, मैं आपको ये भी बता दूं कि रहमान की वाइफ ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया और AR रहमान की वाइफ सायरा ने कहा कि रहमान एक बहुत ही शरीफ आदमी है, वो हीरा है, वो इतना अच्छा इंसान है कि उसके जैसा दुनिया में कोई दूसरा है ही नहीं। मैं आज भी उसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, मैं उसके लिए जान भी दे सकती हूँ। AR रहमान ने भी यही कहा कि मेरी पत्नी बहुत ही अच्छी औरत है, वो ऐसी लड़की है कि उसके जैसी दुनिया में कोई दूसरी नहीं है, मैं आज भी उसे बहुत प्यार करता हूं, मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूं, तो मैं उसके बारे में कुछ भी गलत नहीं सुन सकता। अब मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही है कि जब दोनों एक दूसरे से इस कदर प्यार करते हैं और दोनों ये मानते हैं कि उनके जैसा दुनिया में कोई दूसरा है ही नहीं, तो फिर डिवोर्स किस लिए लिया गया है? वो क्या वजह है जिसकी वजह से डिवोर्स लिया गया है? अगर मैं किसी को प्यार करता हूं तो जाहिर सी बात है मैं उससे अलग क्यों हूंगा, मैं तो उसके साथ रहना चाहूंगा।
तो कहने का मतलब यह है कि इन्होंने भी वही ड्रामा किया जो बॉलीवुड के सभी लोग किया करते हैं। कहने का मतलब यह है कि ये दोनों भी एक नंबर के बेशरम हैं, एक नंबर के वाहियात हैं। और बात यही खत्म नहीं होती भाई साहब। ए.आर. रहमान के बेटे ने भी, लुखे ने, यह कहा कि मेरा बाप बहुत ही कमाल का आदमी है, वो तो हीरा है, हीरा, उसके जैसा आदमी तो दुनिया में कोई दूसरा है ही नहीं। कोई भी उसके बारे में गलत बात ना करे, उसके बारे में अच्छी अच्छी बातें करे, वो एक बहुत ही इज्जतदार आदमी है। मेरा है इज्जतदार आदमी। इज्जतदार आदमी 29 साल के बाद डिवोर्स नहीं देता अपनी पत्नी को, समझा लुखे? तो मेरे हिसाब से ए.आर. रहमान एक नंबर का घटिया आदमी है। इसकी जितनी मां बहन की जाए उतनी कम है। और अगर ये मुझे धमकी देता है केस करने की तो अभी जाए और कर ले। ये तो आप सभी जानते हैं कि बॉलीवुड के जितने भी हीरो हीरोइन हैं वो सब अनपढ़ हैं, किसी को नॉलेज है नहीं, और आलिया भट्ट का मजाक किसी ना किसी वजह से उड़ता ही रहता है। लेकिन अब रणबीर कपूर ने आलिया भट्ट का मजाक खुद ही उड़ा दिया है। रणबीर कपूर ने खुद ही मीडिया और दुनिया के सामने यह कहा कि जब फर्स्ट टाइम मैं आलिया भट्ट को मिला था तो आलिया भट्ट को यही पता नहीं था कि किशोर कुमार कौन है। आलिया ने मुझसे पूछा था कि किशोर कुमार कौन है, बताइए बताइए आप। जिस इंडस्ट्री में ये लड़की काम करती है उसी इंडस्ट्री के एक बहुत ही फेमस सिंगर किशोर कुमार को ये नहीं जानती, तो बाकी दुनिया के बारे में ये क्या जानती होगी आप समझ सकते हो। और जब ये किशोर कुमार को भी नहीं जानती तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि इस बेचारी को कैसे पता कि कौन सी कहानी अच्छी है, कौन सी कहानी अच्छी नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल में रणबीर कपूर ने अपनी पत्नी का इस तरह से मजाक बनाकर ठीक नहीं किया भाई साहब। ये अच्छी बात नहीं है रणबीर भाई, ऐसे कौन मजाक बनाता है अपनी पत्नी का यार। कसम राजस्थान के उस काले हिरन की जो जिंदगी में बहुत ज्यादा परेशान था, बहुत ज्यादा, और उस बेचारे ने खुदकुशी कर ली थी, उसको किसी ने नहीं मारा था। राजस्थान का एक और बंदा है बहुत बड़ा ड्रामा, जिसका नाम है ललित मोदी। ललित मोदी इंटरव्यू देता ही रहता है, कुछ ना कुछ ऐसा कहता ही रहता है जिसकी वजह से कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी हो ताकि ये न्यूज में बना रहे। मैं आपको ये बता दूं कि ललित मोदी ने ही आईपीएल शुरू किया था। तो ललित मोदी ने इंटरव्यू में कहा है कि जब मैंने आईपीएल शुरू किया था तो मैंने सबसे पहले एसआरके से कहा था कि भाई आपको आईपीएल में एक टीम खरीदनी है। उसकी वजह यह है कि मैं एसआरके का बचपन का दोस्त हूं, हम दोनों एक ही स्कूल में पढ़ा करते थे। मोदी ने यह भी बताया कि शाहरुख खान मुंबई की टीम लेना चाहता था, लेकिन मुकेश अंबानी ने इतना प्रेशर डाला हम पर कि मुंबई की टीम हमें मुकेश अंबानी को देनी पड़ी, और जब एसआरके को मुंबई की टीम नहीं मिली तो उसने कलकत्ता की टीम को खरीदा। ललित मोदी ये भी कहा कि अगर आज आईपीएल इतना फेमस है तो शाहरुख खान की वजह से है, क्योंकि वो एसआरके ही है जिसने आईपीएल में ग्लैमर का तड़का लगाया। और मैं ललित मोदी की इस बात से पूरी तरह सहमत हूं। शायद अगर एसआरके की टीम आईपीएल में ना होती तो एकदम से आईपीएल इतना फेमस ना होता। लेकिन आप ये भी जान लीजिए कि ललित मोदी वही है जो इंडिया से हजारों करोड़ रुपए लेकर भागा हुआ है। ये बंदा लंदन में रहता है, इंडिया में वांटेड है, इंडिया कभी आ नहीं सकता। अगर आपको याद हो तो कुछ दिनों पहले इस बंदे ने अपने और सुष्मिता सेन के फोटो भी पोस्ट किए थे और दुनिया से कहा था कि सुष्मिता मेरी वाइफ है, सुष्मिता से मैं शादी कर चुका हूं। लेकिन सुष्मिता ने इस पर कोई रिएक्शन दिया ही नहीं था और आज तक सुष ने इस बारे में कोई बात की ही नहीं। यानी कि वो फोटोज ललित मोदी ने सिर्फ पब्लिसिटी के लिए डाले थे। जो भी इसने कहा था वो सिर्फ इसके दिमाग की खुराफात थी, सुष्मिता को उससे कोई लेना देना नहीं है। आज की तारीख में दलजीत दोसांझ पूरे इंडिया में शो करता घूम रहा है, और जब ये बंदा हैदराबाद शो करने गया था तो इसको सरकार ने एक नोटिस दिया था जिसमें यह कहा गया था कि आप कोई भी ऐसा गाना नहीं गाएंगे जिससे शराब को बढ़ावा मिले। और जिस दिन से दलजीत को यह नोटिस मिला था भाई साहब, उस दिन से दलजीत बहुत ज्यादा नाराज है। हर शो में उस नोटिस के बारे में कुछ ना कुछ बात जरूर करता है। तो जब कुछ दिनों पहले ये लखनऊ में शो कर रहा था तो वहां दलजीत ने कहा कि मुझे बताइए कि बॉलीवुड का वो कौन सा बड़ा सुपरस्टार है जिसने किसी फिल्म में शराबी का रोल नहीं किया, जिसने शराब को प्रमोट नहीं किया। तो अगर मुझे शराब पर गाना गाने से रोका जाता है तो जो एक्टर हैं उनसे भी कहा जाए कि वो किसी भी फिल्म में शराबी का रोल नहीं कर सकते, शराब नहीं पी सकते, शराब को प्रमोट नहीं कर सकते। देखो भाई, मुझे तो घंटा फर्क नहीं पड़ता कि दलजीत को क्या नोटिस मिला था, दलजीत क्या कह रहा है, किसने शराब पीनी चाहिए, किसने नहीं पीनी चाहिए, किसने प्रमोट करनी चाहिए, किसने नहीं करनी चाहिए। क्योंकि ना ही मैं बीड़ी सिगरेट पीता हूं, ना ही शराब पीता हूं, और ना ही ऐसी घटिया चीजों से मेरा कोई लेना देना है। लेकिन हाँ, मैं दलजीत से जरूर कह सकता हूं कि जिस तरह से आजकल अपने हर शो में बॉलीवुड वालों को आप गालियां दे रहे हो, मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले वक्त में बॉलीवुड वाले आपको काम देंगे नहीं,
आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो बेहतर है कि आप अपनी जबान पर कंट्रोल रखो भाई साहब। मैं आपको यह भी बता दूं कि दिलजीत वो आदमी है जो भगवान को नहीं मानता, शैतान को मानता है, शैतान की पूजा करता है। इसीलिए इसने अपने शो का नाम भी इल्यूमिनाती रखा है और अपने हर शो में जाकर इल्यूमिनाती का निशान बनाता है। यानी कि ये दुनिया को बताता है कि मैं भगवान को नहीं मानता, मैं शैतान को मानता हूं। और हिंदुस्तान में अकेला दिलजीत ही नहीं है जो शैतान की पूजा करता है। बहुत सारे सिंगर्स हैं, बहुत सारे राइटर्स हैं, बहुत सारे एक्टर्स हैं जो भगवान की पूजा नहीं करते, शैतान की पूजा करते हैं, शैतान को मानते हैं। तो अगर मैं दुनिया वालों की बात मान लूं कि भगवान की मर्जी के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, तो ये लोग तो खुलेआम भगवान को चैलेंज कर रहे हैं। भगवान ने तो इन सबको भस्म कर देना चाहिए, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ है ही नहीं। बॉलीवुड में एक महाफ्लॉप एक्टर है जिसका नाम है आदर जैन। इसने एक या दो ही फिल्में की थी, जो भी की थी सुपर डुपर डिसास्टर हुई थी। ये लड़का कई सालों तक तारा सुतारिया को डेट कर रहा था और दुनिया वाले ऐसा मान रहे थे कि इन दोनों की शादी होने वाली है। तारा ने भी तकरीबन ऐसा मान लिया था कि उसकी शादी इसी से होने वाली है, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जो होना नहीं चाहिए था। तारा सुतारिया की एक दोस्त थी, तारा और आदर जैन उसको लेकर छुट्टियां मनाने चले गए। बस उन छुट्टियों के दौरान ही उस लड़की ने आदर जैन को फंसा लिया और तारा सुतारिया से ब्रेकअप करवा दिया। यानी कि तारा की बेस्ट फ्रेंड ने ही उसके बॉयफ्रेंड को छीन लिया और अब आदर जैन ने इस लड़की से रोका कर लिया है, यानी कि जल्दी ही इन दोनों की शादी हो जाएगी। तो यही वजह है कि तारा सुतारिया बहुत ज्यादा गुस्से में है। तारा ने एक पोस्ट किया और जिसमें लिखा कि कर्मा इज ए बिच। इसका मतलब यह है कि तारा मन ही मन आदर जैन को बहुत गालियां दे रही है, तारा मन ही मन आदर जैन को बहुत कोस रही है। तारा का ऐसा मानना है कि आदर जैन की शादी कभी भी कामयाब नहीं हो सकती। अब हो सकता है ऐसा भी कि जो तारा सोच रही हो वैसा ही हो। बॉलीवुड में एक छोटी मोटी एक्ट्रेस है सयानी गुप्ता। ये बहुत सारी फिल्में कर चुकी है लेकिन छोटे मोटे रोल कर चुकी है। यही वजह है कि पब्लिक इस बेचारी को नहीं जानती और ऐसी लड़कियां बॉलीवुड में बहुत ज्यादा दिनों तक टिकती नहीं है जो छोटे छोटे रोल किया करती हैं। यानी कि सब ने इसको रोल दे दिया, इसका काम खत्म हो गया, अब इसको कोई रोल देता नहीं है। यही वजह है कि इसको न्यूज में तो रहना है, कोई ना कोई तो कंट्रोवर्सी करनी है। तो अब सयानी गुप्ता ने एक इंटरव्यू दिया है और उसमें कहा है कि जो बॉलीवुड के एक्टर हैं वो बहुत ही वाहियात किस्म के हैं, बहुत ही घटिया हैं। कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ कि जब मैं शूटिंग कर रही थी तो एक एक्टर मुझे किस कर रहा था, डायरेक्टर कट 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 बोल रहा था, लेकिन वो एक्टर फिर भी मुझे किस करते जा रहा था, किस करते जा रहा था, वो मुझे छोड़ ही नहीं रहा था। सयानी मैडम जी, पहले तो आप मुझे बताइए कि क्या किस करना कोई बहुत बड़ी बात है आपके लिए? आप फिल्मों में छोटे छोटे रोल करती हो और वो तो आपको पता ही है कि वो रोल कैसे मिलते हैं। उन छोटे छोटे रोल्स को पाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है ये तो आप अच्छी तरह जानती हो। तो अगर एक एक्टर आपको कैमरे के सामने किस कर रहा है, डायरेक्टर ने कट बोल दिया है, वो फिर भी आपको किस कर रहा है, तो कौन सी बड़ी बात हो गई? आपको क्या लग रहा था जब डायरेक्टर ने आपको बताया था कि किस होगा तो जाहिर सी बात है किस ही हो रहा था, भजन तो होने से रहा। अगर आप भजन करने गई हो और आपको किसी ने किस कर लिया हो तो फिर तो मैं मान सकता हूं कि गलत हो गया आपके साथ। लेकिन जब डायरेक्टर ने आपको पहले ही बताया कि भाई हीरो आपको किस करेगा तो किसी कर रहा था, बात खत्म ना। और मैडम जी, अब ड्रामा करने से कुछ होने वाला नहीं है, आपका करियर समाप्त हो चुका है, अब किस करने से भी रोल नहीं मिलने वाले, बात को समझिए आप। बटले शाहिद कपूर को तो आप सभी जानते हो, जिसकी हाइट है 2.5 फीट 3 इंच, वजन है 50 किलो, छोटे छोटे हाथ, छोटे छोटे पैर, लेकिन भाई साहब अपने आप को सुपरस्टार मानता है। अब तक ये बंदा 30 सुपर डुपर डिसास्टर फिल्में दे चुका है, इसके बावजूद भी हार मानने के लिए तैयार नहीं है। इसकी एक फिल्म बन रही है जिसमें हीरोइन है पूजा हेगड़े। वैसे तो इस फिल्म में पुलिस इंस्पेक्टर बना है लेकिन एक्चुअली गे है और बस यही इस फिल्म की कहानी है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि कुछ सालों पहले ये फिल्म ऑलरेडी साउथ में बनकर रिलीज हो चुकी है। जिस डायरेक्टर ने उस साउथ की फिल्म को डायरेक्ट किया था वही हिंदी फिल्म को भी डायरेक्ट कर रहा है, यानी कि ये भी एक रीमेक है। और आप सभी जानते हैं कि रीमेक फिल्में आज की तारीख में चलती नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि इस फिल्म का भी डिसास्टर होना तय है। और वैसे भी इस फिल्म में पूजा हेगड़े है जो एक नंबर की पनौती है, जिस फिल्म में भी वो आ जाती है उस फिल्म का सुपर डुपर डिसास्टर होना तय हो जाता है। हालांकि बहुत ही सुंदर है, मेरी फेवरेट है, मैं तो उसको हर फिल्म में देखना चाहता हूं, लेकिन ये उस बेचारी की बदकिस्मती है कि इतनी सुंदर होने के बावजूद भी उसकी फिल्म नहीं चलती। बॉलीवुड में एक सी ग्रेड एक्ट्रेस है जिसका नाम है तेजस्वी प्रकाश। ये बिग बॉस में आई थी। बिग बॉस में ही ये अपने बॉयफ्रेंड करण से मिली थी। एक दिन तेजस्वी अपनी किसी दोस्त के साथ अपनी बिल्डिंग में लिफ्ट का वेट कर रही थी।
उसी दौरान तेजस्वी अपनी फ्रेंड से बता रही थी कि जो मेरा बॉयफ्रेंड है वो बार बार मुझे कहता है कि कंप्रोमाइज कर ले, कंप्रोमाइज कर ले, ये कर ले, वो कर ले। मैं बार बार कंप्रोमाइज क्यों करूं? क्योंकि मैं लड़की हूं। अगर एक बार इसने और मुझसे कहा कि कंप्रोमाइज कर ले तो मैं ब्रेकअप कर लूंगी। और जब तेजस्वी गुस्से में ये सब कुछ कह रही थी तो उसको ये नहीं पता था कि वहां खड़ा हुआ एक बंदा ये सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था। तेजस्वी को एंड में रियलाइज हुआ कि उस बंदे ने कुछ रिकॉर्ड किया है, लेकिन वो बंदा भी मास्टर आदमी था। उसने कहा मैंने कुछ रिकॉर्ड किया ही नहीं, बात खत्म। और अब उसने ये वीडियो वायरल कर दिया है, जरा आप भी देख लीजिए। मेरी लाइफ मेरे ड्रीम्स कुछ है भी कि नहीं है, और बार बार मैं ही एडजस्ट क्यों करूं? जस्ट बिकॉज आई एम अ वुमन। आई स्वेयर ये जस्ट वर्ड मैंने एक और बार सुन लिया ना, आई एम गोइंग टू लूज इट। हेलो सर, आप क्या कर रहे हैं? सब मैं तो तेजस्वी से सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि डेली डेली झगड़े करके कोई फायदा नहीं है। एक ही दिन अच्छा सा झगड़ा करो, अलग हो जाओ, बात खत्म। इस लुक्खे को छोड़ो, ये लुक्खा किसी काम का नहीं है। मालेगांव के सुपरस्टार कैटरीना के हस्बैंड कल्लू भाई की एक फिल्म आ रही है छावा। ये दिसंबर में रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब नहीं हो रही है। अब इस फिल्म को 2025 में 14 फरवरी के दिन रिलीज किया जाएगा, यानी कि जिस दिन यंग बच्चे वैलेंटाइंस डे मना रहे होंगे उस दिन इस फिल्म को रिलीज किया जाएगा, जो एक एक्शन फिल्म है। अब मेरी समझ में बात ये नहीं आ रही है कि 14 फेब के दिन कोई भी छावा जैसी एक्शन फिल्म को देखने क्यों जाएगा। खासकर यंग बच्चे उस फिल्म को देखने क्यों जाएंगे, जो उस दिन प्यार में सराबोर होंगे। अगर ये कल्लू भाई की फिल्म कभी भी रिलीज होती तो फ्लॉप तो होनी ही थी, लेकिन अब जबकि ये 14 फेब के दिन रिलीज हो रही है तो इसका डिसास्टर होना तय हो गया है, गारंटी हो गई है। पुष्पा 2 के बनाने वालों ने ये ऑफिशियल कर दिया है कि पुष्पा 2 की कितनी लेंथ है। ये फिल्म है 3 घंटे 21 मिनट लंबी। मैं आपको बता दूं कि फिल्म एनिमल भी तकरीबन इतनी ही लंबी थी, और एनिमल ने 500 प्लस करोड़ का बिजनेस किया था, यानी कि ज्यादा लंबाई होने से एनिमल पर कोई फर्क नहीं पड़ा था। तो ऐसा माना जा रहा है कि अगर पुष्पा 2 बहुत लंबी है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पुष्पा 2 फिर भी बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर होगी। मेरा ऐसा मानना है कि 3 घंटे 21 मिनट बहुत ज्यादा है, इतनी लंबी फिल्म नहीं होनी चाहिए। मेरे हिसाब से कोई भी फिल्म 2.5 घंटे के ऊपर होनी ही नहीं चाहिए। 2.5 घंटे के ऊपर किसी भी फिल्म को झेलना मुश्किल हो जाता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि किसी भी फिल्म का जो डायरेक्टर होता है, जो हीरो होता है, उन दोनों के लिए उस फिल्म का हर सीन शोले होता है, तो वो किसी भी सीन को काटना नहीं चाहते, और बस यही वजह है कि पुष्पा 2 इतनी लंबी रखी गई है। अगर मुझे इस फिल्म को एडिट करने को कोई दे तो भाई साहब मैं आधे घंटे में इस फिल्म को 2.5 घंटे की कर दूंगा। बॉलीवुड में एक मर्दों की राखी सावंत है जिसको दीपक कलाल कहा जाता है। दीपक कलाल का एक वीडियो वायरल हो रहा है कि दीपक एक प्लेन में है, कहीं ट्रेवल कर रहा है, और दीपक के बराबर की सीट पर जो कोई बैठा है उससे इसका झगड़ा हो जाता है, मारपीट होती है दबाकर दोनों में, और फिर कुछ और लोग भी आ जाते हैं जो दीपक कलाल को दबा के धोते हैं। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद सबको ऐसा लगा कि यार कुछ तो गड़बड़ है इस वीडियो में, क्योंकि जो बाकी के पैसेंजर्स बैठे हुए थे वो सब तकरीबन एक ही एज के थे, बहुत यंग बच्चे थे। तो सबको ऐसा लगा कि भाई ये सारे यंग बच्चे एक ही फ्लाइट में कैसे चढ़ गए। तो जब इस वीडियो को चेक किया गया तो पता चला कि ये वीडियो रियल नहीं है बल्कि फेक है। एक कोई ट्रेनिंग सेंटर है जो एयर होस्टेस बनने की ट्रेनिंग दिया करता है। इसी ट्रेनिंग सेंटर ने एक ट्रेनिंग कैंप रखा था, उसमें दीपक कलाल को बुलाया था, और जो लड़के लड़कियां एयरलाइंस में काम करने की ट्रेनिंग वहां ले रहे हैं उनको बताया गया कि अगर आपस में 2 पैसेंजर लड़े तो उनको कैसे हैंडल किया जाए। तो कहने का मतलब यह है कि दीपक कलाल एक ट्रेनिंग कैंप का हिस्सा बना और उसने ये वीडियो पब्लिसिटी के लिए रिलीज कर दिया। इससे पहले भी दीपक कलाल ने एक फेक वीडियो रिलीज किया था। वो दिल्ली मेट्रो में कहीं जा रहा था, वहां एक लड़की थी, उससे इसने झगड़ा किया, उस लड़की ने इसको पीटा और इसने खुद ही वीडियो बनवाकर खुद ही रिलीज किया पब्लिसिटी के लिए। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज की तारीख में बहुत सारे लोग पब्लिसिटी के कितने भूखे हैं। 2025 में रिलीज होने वाली फिल्मों की लिस्ट आ गई है और इससे पता चला है कि 2025 में सिर्फ 8 बड़ी फिल्में रिलीज होंगी, बाकी सभी छोटी फिल्में हैं, सी और डी ग्रेड। और मैं आपके बता दूं कि आज की तारीख में पब्लिक को छोटी फिल्में थिएटर में देखनी नहीं है, पब्लिक थिएटर में जाती है सिर्फ बड़ी फिल्में देखने के लिए। ये बड़ी फिल्में हैं वेलकम 3, स्काई फोर्स, हाउसफुल 5, दे दे प्यार दे, सिकंदर, वार 2 और अल्फा। 1-2 सी ग्रेड फिल्में रिलीज होंगी बटले वरुण धवन की, 1-2 सी ग्रेड फिल्में रिलीज होंगी कल्लू भाई की, और बाकी भी कुछ छोटे मोटे एक्टर्स की छोटी मोटी फिल्में रिलीज होंगी। लेकिन आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि आज की तारीख में बॉलीवुड का बिजनेस कितना कम हो गया है, बॉलीवुड कितना स्लो हो गया है। कोरोना से पहले यह हाल था कि
एक महीने में 3-4 बड़ी फिल्में रिलीज हुआ करती थी और आज ये हाल है कि 2025 में पूरे साल में सिर्फ 8 बड़ी फिल्में रिलीज होंगी, बाकी सब CD ग्रेड फिल्में रिलीज होंगी। फाइनली धनुष ने वो कर दिखाया है जिसकी उसने धमकी दी थी। ये तो आप सभी जानते हैं कि नयनतारा की एक वेब सीरीज रिलीज हुई है जिसमें उसने धनुष की कुछ ऐसी क्लिप्स यूज की है जिनके लिए धनुष का यह कहना है कि उससे परमिशन नहीं ली गई है। धनुष ने नयनतारा को एक लीगल नोटिस भेजकर यह कहा था कि आप अपनी वेब सीरीज से वो क्लिप्स हटाएं जो मेरी आपने यूज की है, लेकिन नयनतारा ने वो क्लिप्स हटाने से मना कर दिया था और अब धनुष ने वो रियल में कर दिया है जिसकी उसने नयनतारा को धमकी दी थी। यानी कि धनुष ने नयनतारा पर लीगल केस कर दिया है और 10 करोड़ रुपए हर्जाना मांगा है। मैं आपको यह बता सकता हूं कि नयनतारा 10 करोड़ रुपए हर्जाना कभी भी नहीं देगी। यह केस चलता रहेगा, इतने दिनों तक चलता रहेगा कि तब तक ये दोनों मर चुके होंगे, लेकिन यह केस खत्म नहीं होगा। लेकिन हाँ, यह बिल्कुल क्लियर हो गया है कि अब इन दोनों की दुश्मनी बिल्कुल पक्की हो गई है, 1 to 1 हो गई है। अब मरते दम तक इन दोनों की दुश्मनी कभी खत्म नहीं होगी। बहुत बढ़िया किया भाई साहब आप लोगों ने। दुश्मनी में जो मजा है वो दोस्ती में बिल्कुल नहीं है भाई साहब। दोस्तों, अगर आज का वीडियो आपने देखा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, कमेंट्स करके जरूर बताना कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। टेक केयर दोस्तों, टाटा बाय बाय, लव यू, जय हिंद, सत्यमेव जयते।